हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी है ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है। ध्येय आईएएस में सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की हम बात करते हैं, जिसमें जीएस और यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं 140। तो आज हम फुल टेस्ट आपके लगाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों से बोला था कि 25 जून से हमारे अब फुल टेस्ट लेंथ में आने लगेंगे। अब हम उनको कंबाइंड अलग अलग डिफरेंट वीडियो में नहीं लगाएंगे, तो फुल टेस्ट आने लगे हैं। चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हो। हाँ, इसी में आपकी हिंदी का भी सेक्शन है जो कि 60 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी की हम अलग वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जीएस अलग देखते हैं, हिंदी अलग देखते हैं, तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मुझे अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है, काम करने में भी थोड़ा मजा आता है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों की समस्या रहती है कि थोड़ा जूम कर लोगे तो साफ दिखाई देगा। हालांकि जूम करने से क्वेश्चन भी कट जाते हैं, पर हम फिर भी ठीक है, इतना कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन भारत में अभिलेख न्यायालय है। भारत में अभिलेख न्यायालय कौन कौन से यहाँ पर बात करें, तो हम बात करें तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि होगा ही होगा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय है वो तो पूरे भारत का। उसके बाद आपका हाई कोर्ट भी है। कौन सा? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय भी आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में आता है। जिला न्यायालय और लोक अदालतों की बात किया, ये आपके किसमें, आपके अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल आपका और केवल बी वाला ऑप्शन रहेगा सही, क्योंकि पहला और दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय दोनों आपके अभिलेख न्यायालय है। सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार क्या था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसकी उद्घोषणा जो होती है ना, ऐलान होता है, क्या कारण रहते हैं, उसके क्या आधार रहते हैं जिसके तौर पर की जाता है। तो हम यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात करें, जो आपके एक तो युद्ध रहेगा और आपका बाह्य आक्रमण रहेगा। आंतरिक अशांति नहीं है, आंतरिक जो अशांति है नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। आंतरिक अशांति नहीं, या फिर सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है। यहाँ पर एक और शब्द आता है सशस्त्र विद्रोह, ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको इस पर टिक लगाना है। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण, इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय इमरजेंसी लग सकती है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो तो किसके पास शक्ति है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। संसद के पास शक्ति होती है। किसके? संसद के पास शक्ति होती है। और आर्टिकल की बात, किस आर्टिकल के तहत बात करें तो 138 जो आर्टिकल है, संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वो आपके मंत्रिपरिषद हो या फिर आपके यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस हो, इनको किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति नहीं है। संसद को केवल शक्ति है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, यदि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा। तो राज्यसभा के द्वारा अगर कोई आपका धन विधेयक है उसमें पर्याप्त संशोधन किए जाते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए या फिर अस्वीकार करते हुए भी विधेयक को पारित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि स्वीकार करना ही पड़ेगा, हो सकता है स्वीकार भी कर दे और वो पारित कर दे। तो ऐसा दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन स्थापित करता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी से बचाएगा। संघ का कर्तव्य है, और यह जो कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण आंतरिक गड़बड़ी से बचाएगा, कौन स्थापित करता है। हम कहेंगे संवैधानिक प्रावधान स्थापित करता है। कौन करता है? संवैधानिक प्रावधान जो है वो स्थापित करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य या फिर अमान्य घोषित किया जा सकता है। किस अनुसूची के तहत जो आपकी खनन और आदिवासियों की भूमि होती है वो निजी जो पार्टी प्राइवेट व्यक्ति होते हैं उनको हस्तांतरित जो है नहीं किया जा सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 5वीं अनुसूची के तहत। कौन सा? 5वीं अनुसूची के तहत, है ना। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों संबंधित है, और यहाँ पर आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है।
तीसरी अनुसूची में शपथों का उल्लेख तो है, लेकिन किसकी नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उल्लेख है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या भुगतान किसकी सहमति से ही स्वीकार कर सकता है? तो राष्ट्रपति की सहमति होगी तभी वो है किसी विदेशी राज्य से उपहार या भुगतान जो है प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बीमारी और विकलांगता के मामलों में शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान का निर्देश देता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 41 है। आप देखोगे डीपीएसपी में आर्टिकल 41 जो है आपका, राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। तो ये आपके 41 में है। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी रूपों में न्याय को समाहित करता है? तो एक आर्टिकल ऐसा है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को समाहित करता है। कौन सा आर्टिकल है? हम कहेंगे आर्टिकल आपका 38 है, 38वां आर्टिकल है आपका। नेक्स्ट आता है कि भारत का चुनाव आयोग के निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो भारत को चुनाव आयोग किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव के लिए नहीं है, जबकि विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन नई लोकसभा और राज्य विधानसभा के गठन के लिए चुनावों को अधिसूचित करता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है आपके क्या करते हैं? नई लोकसभा और आपकी विधानसभाओं के गठन को अधिसूचित करते हैं। लोकसभा का प्रेसिडेंट करेगा और विधानसभा कौन करेगा? गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। निम्न धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो किन आधारों पर प्रतिबंधित जो किया जा सकता है? तो हम कहेंगे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, जिसको सदाचार भी कहते हैं। तो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तीनों ही आधार ऐसे हैं जिनको हम धर्म की स्वतंत्रता को भी प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार एक है, क्या है? भारत में अगर पंचायत चुनाव लड़ना होगा तो एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, राज्य चुनाव आयोग और जो है करवाता है। नेक्स्ट आता है कि राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की जो नियुक्तियां हैं वो आपके मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित अर्हताओं मतलब एलिजिबिलिटी पर विचार करें कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान के द्वारा उपयुक्त कितनी अर्हताओं का प्रावधान किया गया है? इनमें से आपकी बात कर रहा है कितनी अर्हताओं का प्रावधान जो है किया गया है। जैसे हम बात करें, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सीधी सी बात है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल ठीक है। वह विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, तो ऐसी कोई इसमें योजना नहीं बात की गई है। तीसरा है वह उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त होना है, ऐसा भी नहीं लिखा है तो ये भी गलत है। और 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर केवल एक ही ठीक है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन सही रहेगा, बाकी दूसरे और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिणापथ के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? दक्षिणापथ के बारे में कह रहा है, दक्षिणापथ मार्ग जो है बंदरगाह शहर तामलिप्पि से अर्कामेडु तक फैला था, तो भाई गलत लिखा है, क्योंकि दक्षिणापथ मार्ग की बात किया है तो हिमालय की तलहटी से श्रावस्ती से प्रारंभ होता था, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, उज्जैन होते हुए प्रतिष्ठान तक किया जाता था, है ना। तो ये बंदरगाह की यहाँ पर बात नहीं आती है। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में इनको जाना जाता था। नेक्स्ट आता है कि पांडव साम्राज्य का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी राजधानी क्या थी? तो पूरा जो कथन लिखा है सिर्फ इतनी सी है कि पांडव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम कह देंगे मदुरई राजधानी थी। क्या थी? मदुरई राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ऑप्शन की ढूंढना है, कौन सा है? गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिनको दीनार कहते थे, करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ये भी करेक्ट है। सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृतियों करी जाती थी और पृष्ठ भाग पर देवी की प्रतिमाओं को करा जाता था, ये भी करेक्ट है। चौथा कहता है गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे, नहीं, तांबे के सबसे ज्यादा सिक्के नहीं थे, गुप्तों ने सबसे ज्यादा सिक्कों की बात करें सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके? सोने के सिक्के, गोल्ड के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए थे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ पर यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह, स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह थेरी गाथा में आपको मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेरी गाथा में स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है कृष्णदेवराय का दरबारी कवि नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, तो इनमें से 3 तो थे, एक नहीं था। कौन सा एक नहीं था उसकी बात कर लेते हैं। तो तिम्मन थे, मल्लाना भी थे, धूर्जटी भी थे। सिद्धेश्वर की बात करें, सिद्धेश्वर आपके कृष्णदेवराय का दरबारी कवि नहीं था, ध्यान रखिए। सम्राट अशोक के संबंध में बचाइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सम्राट अशोक के बारे में कथन पूछ रहा है, कौन सा सत्य है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। तो भाई साहब जैन अनुश्रुतियों के माध्यम से नहीं बल्कि सिंगली अनुश्रुतियों के माध्यम, कौन सी? सिंगली अनुश्रुतियों के माध्यम से अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, फिर सिंहासन प्राप्त किया था। पहला गलत हो गया। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन किया, तो यह सिंगली में नहीं लिखा है, यह आपकी जैन में लिखा था। तो ऑप्शन सही पूछे जाए तो पहले का दूसरा, दूसरा का पहला का ट्रांसफर कर दिया है तो सही हो जाते, इसीलिए क्वेश्चन आपके डी वाला रहेगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है, जैसे मिलाना है उसको मिलाने वाली बात कर देंगे। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाज्य शनैः में किया गया है। किसमें किया गया? वाज्य शनैः में किया गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस में दिया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है पुनर्जन्म का सिद्धांत। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद की बात किया तो आपके बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा? ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की और। गौतमी पुत्र शातकर्णी के सैनिक सफलताओं के उल्लेख से संबंधित है कौन सा अभिलेख? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी की जो सैनिक सफलताएं थी वो आपके किस अभिलेख में चर्चा की गई है? हम कहेंगे नासिक अभिलेख में चर्चा की गई। किसमें? नासिक अभिलेख में चर्चा को किया गया है। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही? जैसे बात करें, अभिकथन कहता है कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता था, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए आर और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो भाई बलबन ने जो रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, इसका कारण था सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना या सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करना सबसे प्रमुख उद्देश्य। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि अपना ऐप भी आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप, जिसको नाम है यूपीएससी नेट। और आप कैसे डाउनलोड करोगे? तो आप लोग लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट ऐप। वहां पर आपको मल्टीपल्स कोर्सेज मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कोर्सेज मिल जाते हैं। उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को सही मूर्त रूप दे सकते हो। तो अभी जल्दी से जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा ये ऐप इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह सारी चीजें डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, लेकिन किस पर? हम कहेंगे पुरुष सूक्त पर डालता है। किसमें? पुरुष सूक्त के पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। एक तरफ व्यक्ति है और एक कृति है। कौन से व्यक्ति किस कृति से सम्मिलित यहाँ पर बात कर रहा है? जैसे हम बात करें यहाँ पर तो उद्दंड की बात करें तो मल्लिका मारुत संबंधित है। सायण की बात करें तो सुधानिधि संबंधित है। यादव प्रकाश में वैजयंती संबंधित है। भवभूति में मालती माधव संबंधित। तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन चारों हमारे सही मिलान है, हमारी डी वाली पे टिक लाएंगे कि सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं थी? तो एक विशेषता है जो स्थायी बंदोबस्त की नहीं थी। स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित कर दिया था, ये तो करेक्ट लिखा है। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान, अरे भाई इन्होंने ध्यान में कुछ भी नहीं रखा था, तो दूसरा वाला गलत है। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्णय का भार कृषकों पर डाल दिया गया था, ये भी करेक्ट है। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, ये भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही कालक्रम का व्यवस्थित करें। जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो हम कहेंगे 1897 में की गई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। और परमहंस मंडली की स्थापना की बात करें तो 1840 में की गई थी। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ बिल्कुल हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ समाचार पत्र है और एक संपादक है और यहाँ पर बात कर रहा है कितने युग्म सही हैं। जैसे बात करें तो नवजीवन महात्मा गांधी संपादक करेक्ट है, मराठा बाल गंगाधर तिलक ये भी करेक्ट है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी सही है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ये भी करेक्ट है। तो चारों ही ऑप्शन सही मिले हैं, तो हम कहेंगे डी वाला रहेगा, चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने युग्म यहाँ पर भी सम्मिलित है। तो बात करें, वॉरेन हेस्टिंग द्वैध प्रणाली का अंत किया था, बिल्कुल करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, करेक्ट है। सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति से संबंधित है और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली भी हो सकता है, लॉर्ड वेलेजली है ना, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारतीय राज्यों में कितने म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो सबसे शुरुआत में हमने पॉलिटी के लगाए क्वेश्चन, फिर हमने उसके हिस्ट्री के लगाए, अब हम ज्योग्राफी के लगा रहे हैं। फुल टेस्ट का पता मजा क्या होता है, फुल टेस्ट में यही मजा होता है कि हम सारे क्वेश्चन एक ही टेस्टीज के माध्यम से लगा लेते हैं। कितनी, एक ही टेस्टीज के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये सबसे ज्यादा फायदा होता है। और देखो आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, समझ में नहीं आता है क्या दिक्कत है, कहाँ कमी रह जाती है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारे ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लो, वहां पर कोर्सेज चल रहे हैं मल्टीपल, तो आपके लिए ही है, आप ज्वाइन कर लोगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए बात करें हम निम्नलिखित कथनों पर म्यांमार को कितनी भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हम बात करें म्यांमार को, तो भाई म्यांमार की बात किया है तो म्यांमार के साथ आपका मैं लिखूं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है, नागालैंड की सीमा साझा करती है, मणिपुर की सीमा साझा करती है, मिजोरम की सीमा साझा करती है। तो ये जो चार राज्य हैं आपके म्यांमार के साथ सीमा को साझा करती है, इसकी म्यांमार। अब इसमें आपका दिया गया है असम, तो असम की सीमा म्यांमार से साझा नहीं होती है। और हम बात करें मेघालय, तो मेघालय की भी सीमा साझा नहीं होती है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो हम कहेंगे केवल 3 ऑप्शन है आपके जो आपके म्यांमार से सीमा साझा करती है। और अस्मिता परियोजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अस्मिता परियोजना के बारे में विचार करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई, नहीं भाई, इसे शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया, तो पहला वाला गलत है। इसमें महिलाओं को अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करने के लिए वित्तीय साक्षरता घटक के रूप में, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें बहुभाषाता, शब्दकोश, वास्तविक समय अनुवाद, वास्तविकता की चीजों की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर भाई ना तो पहला सही है ना ही आपका ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एक तरफ विदेशी कंपनी स्थापना वर्ष से, कौन सी विदेशी कंपनी की स्थापना कब हुई। जैसे हम बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें 1602 में इसकी स्थापना की गई थी, ना कि 1604 में, ठीक है। हम बात करेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में। तो डच वाला जो ऑप्शन था वो आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है कि मराठों के द्वारा की गई प्रमुख संधियों में कालक्रम में व्यक्त करें। जैसे संगोला की संधि, नहीं सबसे पहले सूरत की संधि देखें, सूरत की संधि 1775 में की गई थी, पैशियन की संधि 1802 में की गई थी, संगोला की संधि आपकी 1750 में की गई थी और सुरजी अर्जन गांव की संधि की बात करें तो 1803 में की गई थी। ऑप्शन देखोगे तो बी वाला हो जाएगा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया। 1883 में अकाल संविधान का भी निश्चय किया था। तो ऐसा कौन से भैया आयोग था, आप कहेंगे स्ट्रेची आयोग था। कौन सा, स्ट्रेची आयोग था, अकाल कोष से संबंधित। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट है। कारण कि इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई थी, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आर्य की व्याख्या भी करता है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का घोर विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का घोर विरोध किया गया था, है ना। तो कौन सी पत्रिका थी, संवाद कौमुदी पत्रिका थी, ध्यान रखें, संवाद कौमुदी पत्रिका थी। हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में विचार करना है, देखते हैं। यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की विधि है। भाई सीधी सी बात की जाए तो एक पानी की विधि होती है, गलत लिखा है, पानी की विधि होती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब कि सीधी सी बात है, वो पहले ही जल से संबंधित है ना। दूसरा कह रहा है शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन केवल आपका दूसरा वाला यहाँ पर सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से जो कथन है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात कर देंगे, पृथ्वी की सतह इंफ्रारेड किरणों के रूप में दीर्घ तरंग विकिरण जो है उत्सर्जित करती है, करेक्ट लिखा है। कारण दूसरा कहता है कि दीर्घ तरंगे विकिरण पृथ्वी के ताप बजट में आने वाले और बाहर जाने वाले विकिरण के बीच जो है संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। तो हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक, तो हमारा ऑप्शन पहला वाला दूसरा सही रहेगा और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भूकंप के संदर्भ में हाइपोसेंटर का तात्पर्य क्या है। भूकंप के संदर्भ में हाइपोसेंटर की बात कर रहा है, क्या तात्पर्य होगा, वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है उसको हम हाइपोसेंटर के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में पर्वत और उनके प्रकारों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। अब ये पूछ रहा है कि गलत यहाँ पर कौन सा है, बाकी ये बताइएगा। चलिए देख लेते हैं गलत कौन सा है। हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है, मतलब कि माउंट फोल्ड पर्वत, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये भी सही लिखा है। टेबल माउंटेन आपका ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, ये भी करेक्ट लिखा है। अल्पेशियन पर्वत पुराने बलित पर्वत का उदाहरण, ये भी करेक्ट लिखा है। तो हमारे ऑप्शन तो चारों सही लिखे और पूछा इसने था गलत तरीके से कौन सा मेल खाता है, तो हम कहेंगे कोई भी नहीं खा रहा है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आता है, निम्नलिखित हिमालयन श्रेणियों पर विचार करें और उपयुक्त हिमालयन श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर एक सही क्रम लिखें। मतलब कि साउथ से चलेंगे हम नॉर्थ की ओर, है ना, जैसे आप तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो साउथ से हम नॉर्थ की ओर चलेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का क्रम इसमें बताना है। जैसे हम विचार करें अगर हम, तो सबसे पहले काराकोरम दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी सबसे पहले आएगा हमारा कौन सा, सबसे पहले आएगा धौलाधर, कौन सा आएगी, धौलाधर श्रेणी आएगी, तो हम पहले नंबर पर इसको पहले नंबर पर रखेंगे। फिर आएगी आपकी जास्कर, दूसरे नंबर पर रखेंगे। उसके बाद आएगी आपकी लद्दाख, तीसरे नंबर पर रखेंगे। और अंतिम में आपकी सबसे उत्तर में पहुंचेगी काराकोरम। तो हम ऐसे कह सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। तो इस तरीके से आपकी चाहे उत्तर से देख लो चाहे दक्षिण से देख लो, आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में कौन सा आपका है, तो हम कहेंगे फूलों की घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है और यह शीतोष्ण क्षेत्र चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, चौड़ी पत्ती वाले इत्यादि जो है आपके, ये आपके शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में राज्य की परिभाषा उपयुक्त में से किसमें शामिल किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड, जिला योजना बोर्ड, इन चारों में आपकी बात कर रहा है कि भाई मौलिक अधिकारों के द्वारा राज्य की परिभाषा में किस चीज को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा रहेगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड, जिला योजना बोर्ड, तीनों को ही शामिल किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। उपयुक्त में से सही बताइए। तो भारत को राज्यों का संघ तो कहा जाता है, ये तो ठीक बात है। बात कर रहा है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट भी नहीं कहा जाता है, तो ये तो बात ठीक है। चलो बात करते हैं, भारतीय संघ जो है राज्यों के भी समझौते का नहीं, राज्यों के भी समझौता तो कोई है ही नहीं। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, तो ये आपके संघ से अलग होने का इनको अधिकार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन केवल आपका दूसरा वाला सही रहेगा और समझौते का परिणाम यहाँ पर नहीं है, तो ये कोई आपका इसलिए नहीं गलत है, ऐसा कोई गलत है। ठीक है, चलिए बात करेंगे, सदनों के समकक्ष लाए जाने वाले सरकारी और अन्य कार्यों के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करने के लिए किस समिति ने संपर्क किया जाना चाहिए। सदनों के समक्ष लाए जाने वाले कोई सरकारी और अन्य कार्य हैं, उनके समय के आवंटन की अगर सिफारिश करना हो तो कौन सी समिति को संपर्क आपको करना होगा, तो हम कहेंगे कार्य मंत्रणा समिति। कौन सी कार्य मंत्रणा समिति को जो है पहले हमें संपर्क करना होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान मान्यता देता है, भारत का संविधान किसकी मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता देता है। क्या धार्मिक, केवल भाषाई नहीं, केवल धार्मिक नहीं, भाषाई धार्मिक जाति भी नहीं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता देता है। नेक्स्ट आता है ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द किससे संबंधित है। भाई ब्लैक कोट सिंड्रोम की बात कर रहा है, किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे न्यायालयों में आम नागरिकों के द्वारा जो अनुभव की जाने वाली चिंता और भय होता है, ब्लैक कोट सिंड्रोम उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य। पोंटिक और टॉरस पर्वत, अब आप थोड़ा सा ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हो, थोड़ा मैप भी रख के बैठो, क्योंकि टेस्ट ही लगा रहे हो, टेस्ट में सभी क्वेश्चन आएंगे, है ना। पोंटिक और टॉरस पर्वत की बात किया, कहां पर है स्थित, किन क्षेत्र में स्थित है, तो हम कहेंगे अनातोलिया का पठार है। अब अनातोलिया का तरफ पठार किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तुर्की में है, तुर्की में है। देखोगे तो ये पोंटिक और टॉरस पर्वत के बीच में पाया जाता है, आपका एशिया माइनर के पठार के रूप में भी जाना जाता है अनातोलिया के पठार को। नेक्स्ट आता है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जूरा पर्वत जो कि फ्रांस में है इसके बारे में सत्य बताइए, कौन सा कथन है। तो यह पर्वत जो है राइन एवं डैन्यूब नदियों के उद्गम स्रोत है। तो भाई गलत लिखा है ना। यह फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाता है, तो आपकी ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। तो ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा वाला सही है। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो ये जो 4 देश लिखे हैं, इन चारों देशों में 3 देश के साथ तो लगती है, परंतु एक देश के साथ नहीं लगती है। तंजानिया, युगांडा, केनिया के साथ लगती है, जबकि मलावी के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन आपका ए वाला हमारा यहाँ पर गलत था। विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसे भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। इसकी सीमा युगांडा, केनिया, तंजानिया से लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में मसाई, बंटू और जूलू दक्षिण अफ्रीका में प्रजातियों के द्वारा निर्मित मानव अधिवास क्या कहलाते हैं? तो मानव अधिवास को किराल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके किराल नाम से जाना जाता है। गर्म हवाएं हैं और प्रभावित क्षेत्र कौन सी गर्म हवाएं किस प्रभावित क्षेत्र हैं? जैसे डॉक्टर बिंड की बात करें तो डॉक्टर बिंड आपकी कहां पर, गिनी तट पर संबंधित है ना। जोंडा की बात करें तो एंडीज की मैदान पर स्थित है। ब्रिक फील्डर की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मरुक्षेत्र से, और हबूब की बात करें तो उत्तरी सूडान से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन कार्बन के अपरूप मतलब कि एलोट्रॉप है? तो कार्बन के अपरूप एलोट्रॉप कौन कौन से हैं, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे एक तो आपका फुलरीन है, दूसरा आपका कार्बाइन है। फुलरीन एवं कार्बाइन है, चाउइट और कार्बन हेडाइड नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए वाला रहेगा। 1 और 4 यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भाई ब्लैक गोल्ड क्या सी बात कर रहा है? ब्लैक गोल्ड का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो पेट्रोलियम और उसके संजात को हम ब्लैक गोल्ड के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने XC2 संरक्षण विधियों के उदाहरण? तो XC2 संरक्षण विधियों के उदाहरण इनमें से कौन कौन से हैं? यही तो पूछ रहा है ना। तो हम कहेंगे केवल 2 हैं, केवल 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे एक तो आपका यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद? पवित्र उपवन। एक सेकेंड, वनस्पति उद्यान नहीं आएगा, सॉरी, वनस्पति उद्यान आएगा आपका और प्राणी उद्यान आएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान आपका इन सीटू के अंदर आता है, इन सीटू के अंदर आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है। नेशनल पार्क आपका इन सीटू के अंदर आता है, जबकि प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान और वन्यजीव सफारी पार्क आपका ये XU2 के अंदर आता है। तो केवल आपके 2 ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू के अंदर आता है, मैं भूल गया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा है? तो वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा कौन सी है? पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता है। तो आपकी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, जम्बू खोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? अब ये शायद पहली बार बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। जम्बू खोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में? जम्मू से याद नहीं रख लेना है कि जम्मू कश्मीर में है ना, गलत हो जाएगा। ये आपकी गुजरात राज्य में, कहां पर है? गुजरात राज्य में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करें, SO2, NO2, NH3 प्रदूषकों में से कितने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत निगरानी की जाती है? तो इनमें से कितने की जाती है? तो तीनों की जाती है। हम कहेंगे चाहे वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो या आपका NH3 हो, इन सभी की आपकी क्या की जाती है? इनकी आपकी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निगरानी की जाती है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखो, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए। पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोसिस नेक्रोसिस रोग किसके कारण होते हैं? तो पेड़ों की पत्तियों में आपने देखा होगा क्लोरोसिस और नेक्रोसिस जो रोग होते हैं किसके कारण होंगे? तो हम कहेंगे स्मोक के कारण होते हैं। किसके? स्मोक के कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु उनकी फसलों की कौन सा सही सम्मिलित है? तो फसल है और जीवाणु है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है? हम देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, एक मिनट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से? सोयाबीन, राइबोजियम जैपोनिकम, बिल्कुल ठीक है। जलीय फर्न, एनाबीना एल्जोली, ठीक है। लूसर्न, राइजोबियम और मेलिलोती, हम कहेंगे ए वाला रहेगा क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, स्वच्छ विकास युक्ति क्या है? CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो स्वच्छ विकास युक्ति जो है UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की किस धारा के अंतर्गत आता है? हम कहेंगे धारा 12 के अंतर्गत। कौन सी धारा जो है आपकी 12 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं है की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? गहन पारिस्थितिकी, अर्निजनेस, पारिस्थितिक तंत्र, टांसले, पारिस्थितिकी,
भाई पारिस्थितिकी की जैसी बात आता है तो जी टेलर नहीं, अर्नस्ट हैकल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है, पारिस्थितिकी नी से ग्रीनेल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक की थी? तो भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की जाए तो क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा की गई थी। किसने? क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास संबंधित योजना है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पर्यटन विकास योजना कौन सी है? तो हम कहेंगे आपकी पेंगेस्ट योजना, बिल्कुल ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेड ब्रेकफास्ट योजना, ये भी करेक्ट है। डिस्कवर योर रूट्स योजना, ये भी। तो हमारा ऑप्शन डी रहेगा क्योंकि तीनों योजना आपकी उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, टेडपोल का वयस्क रूप विकसित होकर मेढक बनना क्या कहलाता है? तो टेडपोल का जो वयस्क रूप मेढक बनता है उसको क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कायंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायंत्रण के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा निम्नलिखित में से किसी संस्था के कार्यों के लिए चर्चित रहा है? तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा जो है कौन सी संस्था के लिए चर्चा में रहा है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO के लिए यह चर्चा में इस समय बना हुआ था। नेक्स्ट आता है कि फूमडीज का संबंध किसका? फूमडीज का संबंध किसके साथ है? तो फूमडीज की बात की जाए, इनका संबंध लोकतक झील में पाए जाने वाले जो तैरते द्वीप होते हैं उनके साथ होता है। कहां पर पाई जाती है? कोई बता सकता है? इसका बताइए, फूमडीज किस राज्य में पाई जाती है? ये उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में है। अब इतना तो आप लोग अब थोड़ा सा सेंस ला के बताइएगा, नहीं बता पाओगे मुझे पता ही है। मणिपुर में पाई जाती है। कहां पर? मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। खैर क्वेश्चन की बात करेंगे, कुटप्पा क्रिम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कुटप्पा क्रिम की चट्टानों के बारे में बात करा है, इनका निर्माण धारवाड़ क्रिम की चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से हुआ, करेक्ट है। ये चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है, ये भी करेक्ट है। इनकी संरचना में सूक्ष्म जीवों के प्रमाण मिलते नहीं, इनकी संरचना में सूक्ष्म जीवों की क्या है? प्रमाण जो है यहाँ पर मिलते हैं। यार मिलते, सही नहीं है, गलत है ना? गलत पूछा है, कौन सा गलत है? तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलो बढ़िया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? बागवानी फसल है और किस में? कौन सी बागवानी फसल किस से संबंधित नहीं है? जैसे एक ऑप्शन तो गलत है, कौन सा गलत है देखेंगे। आम को अर्का उदय, बिल्कुल ठीक है। अमरूद की अर्का किरण, ये भी ठीक है। अनार की अर्का निकता, ये भी किरण। आप देख रहे हो सारे नाम एक से लग रहे हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। केला की अर्का वैभव नहीं, केला की नहीं अर्का वैभव, केला की नहीं बल्कि रजनीगंधा की है। किसकी? रजनीगंधा की अर्का वैभव है, ध्यान रखिए। किसकी? रजनीगंधा की अर्का वैभव है। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला गलत था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात करें, उत्तर प्रदेश प्रमुख आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ जिला है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन में 60% अधिक भाग उत्पादित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन एक और दो दोनों सही रहेंगे, तो सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ खनिज है और एक तरफ राज्य है, कौन सा खनिज किस संबंधित है? जैसे चांदी की बात करें तो राजस्थान संबंधित है, तांबा की बात करें तो मध्य प्रदेश संबंधित है, बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा संबंधित है, चूना पत्थर की बात करें तो आंध्र प्रदेश संबंधित है। तो मिला दिए, बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्टिगेशन का क्या अर्थ होता है? फर्टिगेशन का अर्थ की बात करें तो जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। कथन है, अभिकथन और कारण है, इनमें से बात कर रहा है कौन सा आपका अभिकथन कारण करेक्ट है, देख सकते हैं। अभिकथन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, करेक्ट है। कारण कहता है कि यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, भाई गलत लिखा है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही रहेगा, सॉरी सी वाला करेक्ट रहेगा, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है और सौर विकिरण अंश के लिए सोख लेती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मृदा और फसल। मृदा और प्रमुख फसलों की बात करते हैं, कौन सी मृदा किस फसल संबंधित है? लाल मृदा की बात करें तो मूंगफली संबंधित है, काली मृदा की बात करें तो कपास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। लेटराइट मृदा की बात करें तो कॉफी संबंधित है और जलोढ़ मृदा की बात करें तो गन्ना संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्य की लार में एंजाइम कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य की लार में जो एंजाइम की बात कर रहा है कितना प्रतिशत होगा? हम कहेंगे 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। 99% जल होता है, 99% क्या होता है? वाटर होता है, जबकि 1% आपका एंजाइम पाया जाता है। किस एक को जल में रखा जाता है? तो ये चारों ऑप्शन में पहुंच रहा है कि जल में किस चीज को रखा जाता है। तो हम कहेंगे श्वेत फास्फोरस एक ऐसा होता है जिसको जल में रखा जाता है। वायु में है स्वतः ही जलने लगता है, अगर वायु में लग जाए तो यह स्वतः ही अपने आप ही जलने लगेगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में कह रहा है कि कौन सा गलत है। इसकी स्थापना 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश से की गई थी, करेक्ट है।
इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी करेक्ट है। गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। इसके अधिकतम 12 सदस्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? संस्थान और मुख्यालय है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कौन सा है? चलो देख लेते हैं। NHPC, NHPC की बात करें तो फरीदाबाद इसका मुख्यालय है, ठीक है, करेक्ट है। NTPC की बात करें, NTPC का नई दिल्ली मुख्यालय है, करेक्ट है। ONGC की बात करें तो देहरादून इसका मुख्यालय है। IOC की बात करें, IOC का मुख्यालय की बात करें तो भाई गांधीनगर नहीं है, नई दिल्ली है। कहां पर है? नई दिल्ली स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहां पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भाई अक्टूबर 1958 में की गई थी। कब की थी? अक्टूबर 1958 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई? तो वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया गया था? तो हम कहेंगे वर्ष 1972 में पारित किया गया था। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वर्ष 1972 में पारित किया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? एक तरफ बांध और नदी है, कौन सा बांध किस नदी पर नहीं है? जैसे मूसा खाड़ा बांध कर्मनाशा नदी पर है, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। गोविंद सागर अगर बांध की बात की जाए तो यह सहजाद नदी पर है। किस कौन सी? सहजाद नदी पर है, न कि रामगंगा नदी पर है। तो डी ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार करते हैं। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, करेक्ट है। कानपुर में गंगा नदी दाएं तट पर स्थित है, ये भी करेक्ट है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बेहद चाप का निर्माण करती है, एक तरीके से चाप का निर्माण करती है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, 1 2 3 हमारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित वन्यजीव विहारों को उनकी स्थापना की कालक्रम में व्यक्त कीजिए। मतलब कि कोई वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश में है उनकी स्थापना कब की गई थी? जैसे बात करें चंद्रप्रभा की स्थापना की बात करें तो 1957 में की गई थी, ठीक है। किशनपुर की बात की जाए तो 1972 में की गई थी। यहाँ पर रानीपुर की बात की जाए तो 1977 में की गई, और हस्तिनापुर की बात की जाए तो 1986 में की गई। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के मिला लीजिएगा, हमने डेट इसकी लिख दी है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? इन चारों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो हम कहेंगे आगरा शहर की जनसंख्या जो है सबसे कम है। अगर इनमें बात करें सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा आपकी लखनऊ की रहेगी पहले नंबर पर, फिर उसके बाद आपकी कानपुर की रहेगी दूसरे नंबर पर, फिर आपकी गाजियाबाद की रहेगी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपकी सबसे कम आगरा की रहेगी। आगरा के बाद मेरठ, मेरठ के बाद वाराणसी, और वाराणसी के बाद प्रयागराज। चौक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव होता है किसके कारण? तो चौक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना जो होता है वो आसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। किसके? आसंजक जो बल होता है उसके कारण जो है संभव बना दिया जाता है। संस्कृत विद्वान जगतगुरु भद्राचार्य राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 के 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से उनका संबंध है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है? तो पानी जो पीने वाला पानी होता है उसमें गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति की बात पता करना है, किस तरीके से या किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो हम कहेंगे पृष्ठपुष्टर गणक के द्वारा, जो पृष्ठ गणक होता है उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश की गई थी? भाई बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई थी? हम कहेंगे मल्होत्रा समिति के द्वारा की गई थी। मल्होत्रा समिति के द्वारा 19 अप्रैल 2000 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है उसको बात करते हैं। जैसे प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है, करेक्ट है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद तुरंत प्रारंभ होता है, ये भी करेक्ट है। तारांकित प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं, अरे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है ना, पूछे जाते हैं, तो सी ऑप्शन गलत था। अतारांकित प्रश्न में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। तीसरा वाला गलत था, बता दिया है। भारत में निर्धनता की माप हेतु किस चीज का प्रयोग होता है? भारत में अगर गरीबी निर्धनता मापना हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हम कहेंगे निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ऐसे याद कर लो, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ऐसे याद कर लिए जाते हैं, निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। 1857 की क्रांति के केंद्रों और नेताओं में कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? जैसे गोरखपुर की बात करें तो गजाधर या गजोधर सिंह संबंधित, करेक्ट है। मेरठ में कदम सिंह संबंधित थे। सुल्तानपुर में शहीद सिंह। मथुरा में अगर बात करें, मथुरा का जो नेतृत्व थे नवाब हुसैन ने नहीं किया था, बल्कि मथुरा का नेतृत्व आपका देवी सिंह के द्वारा किया गया था। किसने? देवी सिंह ने किया हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था।
नेक्स्ट आता है कौन सी मैदानी नदी नहीं है? तो इनमें से मैदानी नदी गोमती, पांडु और वरुणा मैदानी नदी है, लेकिन नारायणी की बात किया है, नारायणी आपकी ध्यान रखना है मुख्य रूप से गंडक नदी के रूप में जानी जाती है और इसका उद्गम हिमालय से होता है। यह नदी नेपाल से निकलकर उत्तर भारत में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा को बनाती है। तो नारायणी नदी आपके मैदानी से संबंधित नहीं है, आपको यहां पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ऋण के लिए पात्र माने जाते हैं? तो इनमें से जो प्राइमरी सेक्टर में जो ऋण दिया जाता है वो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र को माना जाएगा? तो हम कहेंगे शिक्षा क्षेत्र को दिया मिलता है, नवीकरणीय ऊर्जा को भी मिलता है, आवास को मिलता है, कृषि को। तो चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। हमारा ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर चारों ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? एक ऐसा संगठन है जो गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट प्रकाशित करता है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। पोषणीय उपभोग और उत्पादन का संबंध किस एसडीजी से है? पोषणीय और उपभोग उत्पादन का संबंध एसडीजी। अब देखो एसडीजी अगर आप लोगों को 17 के 17 याद है तो ठीक है, वरना सपना मैम ने वीडियो बना दी है 17 के 17 ट्रिक से समझाई है, कैसे ट्रिक से याद करवाई है, याद कर लो बहुत अच्छा है, याद कर लो बहुत अच्छा है। मैंने खुद उनकी वीडियो देखा था, बहुत अच्छा है ना। पोषणीय उपभोग उत्पादन का संबंध किस एसडीजी से है? हम कहेंगे एसडीजी 12 से है। कैसे? एसडीजी 12 से है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के विषय में बताइए कौन सा ऑप्शन सत्य है? शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा, बिल्कुल करेक्ट है। उस वर्ष की जो हुई जीडीपी से सदैव जो है कम रहता है। नेक्स्ट आता है किसी अर्थव्यवस्था में अपस्फीति के कारणों को क्या शामिल नहीं है? तो किसी की अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए कि अपस्फीति में कौन से कारण शामिल नहीं है? आपूर्ति के सापेक्ष मांग में अधिक। अरे ये तो गलत हो गया ना, शामिल नहीं होता है तो ऑप्शन ए वाला गलत है ना। मांग के सापेक्ष आपूर्ति में अधिक, ये करेक्ट है। उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, ये भी करेक्ट है। सरकार के द्वारा टैक्स हॉलिडे घोषणा, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी आपके सही है, जबकि ए वाला ऑप्शन जो आपका गलत था। मुद्रा स्कीम प्रारंभ वर्ष क्या है? मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष की बात कराए तो वर्ष 2015 मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिभाषिक शब्दावली वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकार को उधार दिए जाने से संबंधित है? तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकार को उधार दिए जाने से कौन सी शब्दावली संबंधित है? तो हम कहेंगे यहाँ पर, ये क्या लिखा है, सांविधिक तरलता अनुपात है ना। किसकी बात करें? सांविधिक SLR की बात कराए, SLR की बात कराए। सांविधिक जो बैंक जो होते हैं वो सरकार को उधार दिए जाने के लिए यहाँ पर संबंधित होते हैं, SLR से संबंधित। लाइकिन के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? लाइकिन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? लाइकिन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लाइकिन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, बिल्कुल ठीक। लाइकिन वहीं पाए जाते हैं जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है। अरे लाइकिन वायु प्रदूषण होगा वहां होंगे ही नहीं, तो केवल आपका ऑप्शन पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आता है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? अगर पानी उबल रहा हो और उबलते हुए पानी की अपेक्षा अगर आप भाप में हाथ लगाओगे उसमें ज्यादा कष्ट होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा का मान है वो अधिक होता है। क्या होता है? भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। अब आप देख लेना एक बार करके। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर गैस का प्रमुख घटक है? तो वाटर गैस के इनमें से प्रमुख घटक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिलाकर वाटर गैस का यह अब घटक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भाई आपके मैथ से और रीजनिंग से। मैं तो मैथ और रीजनिंग आपकी करा रहे हैं दूसरे सर, तो आप उनसे कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके दूसरे सर करा रहे हैं। हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन से आ गए, ठीक है? चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सत्य है। चलिए विचार करते हैं कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो यार कर ही लो, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इतना कर सकते हो। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया था। तो भाई ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि फरवरी 2025 में जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया था, ना कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किसने किया था? जर्मन वॉच ने किया था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जर्मन वॉच के द्वारा आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया था, गलत था। इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को 6वां स्थान मिला हुआ है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है फरवरी 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भाई भारत का स्थान भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में बात करें तो 96वें स्थान पर भारत बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट वाटर बर्थ क्या है? यहाँ पर एक और ऊपर क्वेश्चन है, फरवरी 2025 निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी देशों में
किस एक ने तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के समूह में ओपेक प्लस के सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया हुआ है? आपका देश ब्राजील ने शामिल होने का ओपेक में निर्णय ले लिया है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई इस है जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा सबसी केबल प्रणाली परियोजना है, करेक्ट है। केबल परियोजना वर्ष 2030 तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, ये भी ठीक है। यह परियोजना भारत साथ साथ 4 महाद्वीपों में जोड़ेगी, नहीं भाई 4 महाद्वीपों को नहीं बल्कि 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी। कितने? 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी, तो तीसरा गलत है, केवल 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट आता है कि फरवरी 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के उद्देश्य से किसके द्वारा मेजराना 1 नामक एक चिप को लॉन्च की गई है? तो मेजराना 1 चिप जो लॉन्च की है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च जो है किया गया है। फरवरी 2025 विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला आयोजन कहां पर किया गया है? तो जैविक व्यापार मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो हम कहेंगे जर्मनी में किया गया था, न्यूमबर्ग में। कहां पर? न्यूमबर्ग जर्मनी में जैविक व्यापार मेला का उद्घाटन या कहां पर किया गया था? फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को पर्यावरण क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए प्रसिद्ध टाइम पत्रिका के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? विचार कर लेते हैं कि भाई गुजरात राज्य सरकार के द्वारा एन प्राउड नामक पहल भारत की पहली सरकार की पहल है। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य की नहीं है, ये केरल राज्य की पहल है, ठीक है। तो पहला वाला गलत। यह पहल समाप्त हो चुकी अनुपयोगी दवाओं की सुरक्षित संग्रहण और निपटान पर केंद्रित है। हाँ बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही है, और यह गुजरात में नहीं बल्कि केरल में लॉन्च की गई थी। फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की परिवर समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए भाई बैजयंत पांडा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है व्यक्ति और नियुक्ति है। कौन सी व्यक्ति की नियुक्ति किस क्षेत्र में की गई है? जैसे हम बात करें व्यक्ति और यहाँ पर नियुक्ति की, तो काश पटेल की बात किया तो निदेशक है किसके? FBI के निदेशक है। शशिकांत दास की बात किया है तो आपके प्रधान सचिव में किसके? प्रधान सचिव PM है ना। तुलसी गाबार्ड की बात किया तो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के USA के, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बात करें तो राष्ट्रपति बेलारूस के। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। फरवरी 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन मस्कट मतलब कि ओमान में संपन्न हुआ था, करेक्ट है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। फरवरी 2025 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सूचना राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो आपका आर्टिकल 356 था। फरवरी 2025 में चर्चित सूडान वायरस रोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। सूडान वायरस रोग के बारे में कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? बात करें अफ्रीकी सूडान देश वायरस जो है प्रकोप की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी, भाई गलत है। सूडान वायरस रोग की पुष्टि जो है युगांडा में की गई थी। किसमें? युगांडा में की गई थी, तो पहला वाला गलत हो गया। यह जो रक्त वो श्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, तो केवल आपका दूसरा ऑप्शन जो है। नेक्स्ट बात करेंगे मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 की बात करें क्या है, तो बात करें यह डीप ओशन मिशन को विकसित मानव पनडुब्बी है, करेक्ट है। इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया नहीं, इसका विकास जो है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसका विकास किया हुआ है, तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोहिली अख्तर को एंटी करप्शन कोड के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो एंटी करप्शन कोड के लिए एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं सोहिली अख्तर, लेकिन किस देश की हैं? तो हम देश की बात करें तो देश है बांग्लादेश। एंटी करप्शन कोड के लिए 5 वर्ष के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट आता है फरवरी 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका। फरवरी 2025 में AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन की बात करें आपका पेरिस फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फरवरी 2025 में किस देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर गहरे मतभेदों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का निर्णय लिया हुआ है? तो बाहर निकलने का जो निर्णय है अर्जेंटीना के द्वारा लिया गया है।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फरवरी 2025 में भारतीय सेना के द्वारा कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम का नाम था उसका नाम परिवर्तित करके अब विजय दुर्ग बन हो गया। क्या हो गया? विजय दुर्ग हो चुका है। फरवरी 2025 में कौन सा देश चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? पनामा। पनामा आपका BRI जो आपकी बेल्ट रोड इनिशिएटिव पहल है चीन की, उसका पहला जो पनामा है वो वहां से हट चुका है। तो आज हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन, 140 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है और 140 क्वेश्चन आपके यहाँ के जीएस के थे। किसके थे? जीएस के थे। अब जो हमारे 140 के बाद 140 क्वेश्चन से आएंगे और 200 तक ये किसके आएंगे? हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पे नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में ये चैनल आपके यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी जाके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।